हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। आज हम ये शुरू करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये सीरीज चलेगी। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। यह गोलाकार है और सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है, ऐसा आर्यभट्ट ने ऐसा कहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, क्या चीज़ है, और इसके साथ ही पृथ्वी कैसे बनी है, किन चीज़ों से बनी है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं जो ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है और मानचित्र हमें बताता है कि कौन सी जगह कहाँ है और हम किस किस रास्ते का यूज करके पहुंच सकते हैं। तो मानचित्र मार्गदर्शक की तरह होता है जो हमारी हेल्प करता है दूसरी लोकेशन ढूंढने में। जैसा कि अभी आप लोग यूज करते हो गूगल मैप, ये आपकी हेल्प करता है। जब आप कहीं जा रहे होते हो और आपको वहां का रास्ता नहीं पता होता, आप उस जगह से अनजान होते हैं, तो आप गूगल मैप का यूज करते हैं। तो वैसे ही कागज के जो मानचित्र होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारी पृथ्वी होएगी, ऐसे हम डिस्कशन करेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे तब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये जो साउथ वाला हिस्सा होगा ये होगा सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा नॉर्थ पोल और साउथ हेमिस्फेयर में होगा साउथ पोल। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ये जो लाइंस होती हैं ये लॉन्गिट्यूड होती हैं और ऐसी जो लेटी हुई लाइंस होती हैं ये होती हैं लैटिट्यूड। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें केवल और केवल पर्वत, महासागर और नदियां दर्शाई गई होती है और अलग अलग देशों की जो है सीमाएं दर्शाई गई होती है। उनमें कौन सी नदी कहाँ से होकर जा रही है, कौन से पर्वत से वो निकल रही है, तो ये सब कुछ दर्शाया गया होता है। राजनीतिक मानचित्र देशों या राज्यों, सीमाओं और नगरों आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में मान लीजिए ये कोई कंट्री है, यहाँ पे ऐसे कुछ सीमाएं दर्शाई गई होंगी जिसके अंदर लिखा होगा कि ये ए राज्य है, ये बी राज्य है, सी राज्य है। अगर हम इसको जूम करेंगे या फिर देखेंगे तो यहाँ ऐसे डॉट में डॉट लगा के कुछ सिटीज के नाम लिखे गए होंगे। तो इस तरीके से ये राजनीतिक मानचित्र होते हैं जो राज्यों की सीमाओं और नगरों को दर्शाते हैं। राज्य सीमा, उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का मानचित्र। आपने इंडिया का मैप देखा होगा जिसके अंदर कुछ सभी स्टेट्स दर्शाए गए होते हैं हमारे, और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज दर्शाए गए होते हैं और उनकी राजधानियां होती है। तो ये होता है राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो होते हैं विशेष प्रकार की विशिष्ट सूचना प्रदान करते हैं किसी चीज को लेकर। तो ये तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक में हमें जो है जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्राकृतिक आकृतियां होती है, जैसे कि पर्वत, महासागर, नदियां मिलती हैं। राजनीतिक में हमें देश, राज्य की सीमाएं मिलती हैं। और थीमेटिक मानचित्र जो है विशेष प्रकार की सूचनाएं दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं। मानचित्र और उसके घटक, मतलब मानचित्र के घटक क्या क्या होते हैं। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। ये आपकी ओरिजिनल जगह है जहां आप रहते हो और इसको मानचित्र पर दर्शाएंगे तो इसको छोटा करके दर्शाया जाएगा ऑब्वियसली। इतना बड़ा अगर आपका गांव है तो मानचित्र में उसको इतनी सी जगह पर दर्शाया जाएगा और इसके अंदर जो है प्रतीक के रूप में इसका चित्रण किया जाता है। आप ओरिजिनल घर तो नहीं इसका बना सकते कि ये घर यहाँ था तो ओरिजिनली घर यहाँ पे होगा, उसका कोई प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है इस तरीके से, तो उसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो मानचित्र जो है प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका राज्य है, और भारत जैसा एक विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। अगर जब आप मैप लेते हो तो हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड का मैप लेके आए हो या फिर आप सिर्फ भारत का भी मैप ले सकते हैं। आप अपने स्टेट का मैप निकलवा सकते हैं और इस तरीके से आप अपने गांव या फिर कस्बे का भी मैप बनवा सकते हैं। तो किसी भी चीज को जो है प्रतीक के रूप में जो है मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है। किसी भी मानचित्र के जो है तीन घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ये तीन घटक होते हैं। दूरी होती है कि मान लीजिए किसी मानचित्र की ये धरातल पर दूरी है 500 मीटर और मानचित्र पर होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम छोटा करके दर्शाते हैं, क्योंकि अगर मानचित्र पर 500 मीटर दर्शाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटा करके मानचित्र पर दूरी को दर्शाते हैं। फिर होती है दिशा। अब आपने डायरेक्टली एक मानचित्र बना दिया
और किसी को अनजान इंसान को दे दिया, उसको पता नहीं होगा कि कौन सी दिशा कहाँ है और कौन सा घर किस दिशा में है। तो इसलिए जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो हम नॉर्थ जो है, नॉर्थ दिशा को हम सिंबलाइज करते हैं कि ये नॉर्थ दिशा है, उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा को हमेशा बताया गया होता है। जब हमें उत्तर बता दी जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये दक्षिण होगी, अगर ये दक्षिण है तो ये पूर्व होगी और ये पश्चिम होगी। इस तरीके से हम दिशाओं का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन नॉर्थ जो है वो हमेशा दर्शाया गया होता है। तीसरा है प्रतीक चिन्ह। आपने मान लीजिए किसी को कोई मानचित्र दिया, मान लीजिए आपने किसी को कोई मानचित्र दिया, आपने उसे डायरेक्टली ऐसे मानचित्र दिया, उसके ऊपर कुछ ऐसे बिंदु बने हुए थे और कुछ ऐसे रोड्स जा रही थी कहीं भी, और आपने उसके ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाए, तो इससे क्या ये मानचित्र लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी को कोई मानचित्र प्रोवाइड कराते हो, उसके ऊपर पता है कि ये म्यूजियम का सिंबल है, ये जो है नगर पंचायत का है, ये बैंक का है, इस तरीके से अगर उसके ऊपर शो किया गया हो, प्रतीक के चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया हो, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। तो इसके साथ अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लाइनें दे दी तो किसको क्या पता चलेगा कि यहाँ रेलवे लाइन है, रोड है, या फिर कोई नदी बह रही है, या फिर कोई छोटा रास्ता है। तो इस तरीके से हमें नहीं पता चल पाता। तो अगर किसी मानचित्र में दिशा दर्शाई गई हो, अगर हमें पता हो कि मानचित्र पर दूरी जो है रियल में दूरी क्या है, और मानचित्र पर प्रतीक चिन्ह दिए गए हों, तो हमें मानचित्र पढ़ना आसान हो जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है मानचित्र हम लोग पढ़ते हैं। अब सबसे पहले दूरी क्या है। प्रत्येक इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल की एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि 500 मीटर है तो हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है स्केल पर होगा। यहाँ अगर रियल में जो 500 मीटर दर्शा रहा है कि ये रोड जो है, अगर आप इतना चलोगे 500 मीटर चलोगे तो यहाँ आपको एक घर मिलेगा। वहीं आप मैप में दर्शाओगे कि अगर आप 1 सेंटीमीटर जो है अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको घर मिलेगा। 1 सेंटीमीटर मीन्स 500 मीटर ऑन रियल। इस तरीके से जो है दूरियों को दर्शाया जाता है। स्केल नीचे कोने में एक रूलर द्वारा दर्शाई गई, जिसकी लंबाई ऊपर 500 और किनारे में किलोमीटर लिखा होता है। तो इसको जो है एक मापनी से दर्शाया जाता है, मापनी बनी होती है। कोई भी आपने मानचित्र देखा होगा तो वहां लिखा होता है कि मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। तो किसी भी मानचित्र के यहाँ नीचे जो है मापनी बनी हुई होती है, पैमाना बना हुआ होता है कि जो धरातल पर इतना सेंटीमीटर है, धरातल पर जो है इतना मीटर है, किलोमीटर है, तो मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से हम मानचित्र पर दूरियों को दर्शाते हैं। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि रूलर पर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वहीं भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो इस तरीके से अलग अलग हो सकता है 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है धरातल पर 500 किलोमीटर दर्शा रही हो। तो अलग अलग मापनी होती है हर किसी मानचित्र की। कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक मानचित्र में 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया तो सभी को दर्शाया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। इसी वजह से कोई भी दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी है उस पर निर्भर होती है जिसका हम मानचित्र में यूज करते हैं। मान लीजिए ये कोई ए जगह है, ये बी जगह है, आपको यहाँ पहुंचने के लिए 500 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप अगर मैप में बनाते हो तो ए और बी के डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर बनाओगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चलोगे तो आपको धरातल में 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाता है दूरी। फिर है डायरेक्शन, दिशा क्या है। दिशाएं आपने सुनी होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार आपने दिशाएं सुनी होगी। वैसे ही मानचित्र पर भी दिशाओं को दर्शाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। आइए लखू नगर के मानचित्र के दाईं और शीर्ष पर आपने हर मैप के जो ऐसे मैप होता है इसके यहाँ जो है एक एन लिखा रहता है या फिर ऐसा सिंबल बने रहते हैं, ये आपने देखे होंगे। तो ऐसा सिंबल बना रहता है, ये क्यों होता है, इसका क्या यूज होता है। इसका यूज इसलिए होता है कि वो दर्शाया गया होता है कि इस साइड जो है नॉर्थ है, इस साइड नॉर्थ है तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साइड साउथ होगी, इस साइड ईस्ट होगी और इस साइड वेस्ट होगी। तो इस तरीके से दिशाओं को समझा जाता है। ये चार दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर, यहाँ पर नॉर्थ, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए अगर हम ऐसे चलें तो फिर आएगी ईस्ट, फिर आएगी साउथ और फिर आएगी वेस्ट। तो इस तरीके से दूरियों को दिशाओं को दर्शाया जाता है। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहा जाता है। ये सब जो है मेन दिशाएं होती हैं चार। उसके अलावा और भी दिशाएं होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके की बहुत दिशाएं होती है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको देख के। लेकिन जो मेनली जो है 4 दिशाएं होती है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है, इनका भी यूज किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊ लिखा मिलता है, जैसे उत्तर, तो ये शो करता है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ। ये जो है नॉर्थ को सिंबलाइज करता है। या फिर एक ऐसा तीर बना हुआ होता है, तो ये जो तीर अंकित करता है ये भी नॉर्थ को बताता है, ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। तो अगर आपको कोई मैप दिया जाए और उसके ऊपर यहाँ लिखा हो नॉर्थ, यहाँ कुछ लाइन बनी हो और उसके ऊपर लिखा हो कि 500 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूरी मानचित्र पर क्या क्या दूरी है और जो रियल में क्या दूरी है, वहीं आप दिशाओं का भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर है सिंबल, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख ड्राइंग्स, एक बड़े नगर और एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए प्राप्त स्थान नहीं होगा। मतलब हम ऐसा नहीं बना सकते कि एक पूरा घर बनाने बैठे हैं एक घर को शो करने के लिए, या फिर एक हॉस्पिटल को शो करने के लिए, एक लाइब्रेरी को शो करने के लिए पूरी लाइब्रेरी बना रहे हैं। अगर इतना समान चित्र है तो उसके ऊपर इतनी सारी ड्राइंग्स जो है पूरी नहीं आएंगी। तो इसी वजह से उन्हें प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। मान लीजिए ये कोई मैप है, यहाँ हमने ट्रायंगल बना दिए और यहाँ लिख दिया साइड में कि ट्रायंगल का मतलब होगा हाउस, तो ये सब कुछ घर होंगे। तो इस तरीके से सिंबल के माध्यम से उन्हें हम दर्शा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरी ड्राइंग बनाएं। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्ग, रेलवे लाइन, नदी, तालाब, तालवन के लिए प्रतीक चिन्ह। हर चीज का एक सिंबल होता है। अब आपको एक मानचित्र दिया गया जहां ऐसा डॉट बना हुआ है, उसका मतलब होगा कुआं यानी कि वेल, और एक ऐसे लाइन जा रही है उसका मतलब होगा नदी। ऐसे कुछ बना हुआ है तो उसका मीन्स होगा रोड। ऐसे अगर बना हुआ है तो उसका मतलब होगा हाउस। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल बनाए जाते हैं, हम पूरा ड्राइंग नहीं बना सकते। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। क्योंकि मानचित्र पर जगह बहुत कम होती है तो ड्राइंग तो बनाई जा नहीं सकती, तो हम इन सिंबल्स का यूज करके जो है कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है दर्शा सकते हैं। ये है कुछ प्रतीक चिन्ह। रेलवे लाइन, अगर आप बड़ी लाइन देखें तो ऐसी होगी मैप पर, छोटी लाइन ऐसी, रेलवे लाइन ऐसी। रेलवे स्टेशन ऐसा RS लिखा होगा रेलवे स्टेशन। पक्की सड़क ऐसे होगी और कच्ची सड़क ऐसे होगी। सीमाएं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपने भारत के मानचित्र पर ऐसे बड़े बड़े डॉटों से के साथ कुछ देखा होगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय लाइन होती है। और ऐसी छोटी बारीक होती है जो वो राज्य लाइन होती है, मतलब स्टेट्स के बीच जो बाउंड्री डिफाइन की हुई होती है, राज्य सीमा। और ये जो होती है जिला जिला के बीच प्रदर्शित की जाती है। ये नदी प्रदर्शित की जाती है इस तरीके से कुआं, नहर, और इस तरीके से तालाब, नहर, और इस तरीके से सेतु को दर्शाया जाता है। सेतु यानी कि ब्रिज। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो इनको लिखा भी जाता है। इस तरीके से बस्तियां और कब्रिस्तान और पेड़ों या घास को ऐसे दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से आपने ऐसे सिंबल मैप्स पर बने देखे होंगे। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों में मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। मतलब हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है एक फिक्स होते हैं कि ये वाले सिंबल चलेंगे। इसी तरीके से भारत के मानचित्रों के लिए भी जो है एक अलग संकलन तैयार किया जाता है, निर्धारित किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। तो ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये इनका डिजाइन को डिसाइड करती है कि कौन सा सिंबल जो है उससे मानचित्र पर क्या दर्शाया जाएगा हमारे इंडिया में। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का मानचित्रण कैसे किया जाता है। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति गोलाकार है, यानी कि आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो है भू आब है, जियोइड है, जियोइड शेप होती है। तो इसको जो है दर्शाना, गोल पृथ्वी को ऐसे मानचित्र पर दर्शाना जो है आसान नहीं होता। हम लगभग इसीलिए कहते हैं, लगभग गोलाकार कहते हैं, पूरी गोल नहीं कहते, क्योंकि जो ये है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल गोल गोल होगी, वो थोड़ी चपटी भी है, ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। इसे हम व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। तो लगभग गोलाकार कह लो या फिर जियोइड शेप कह लो,
भू आब कह लो, मतलब पृथ्वी का अपना ही एक अलग ही आकार है। कागज के एक समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं होता। आप बॉल लीजिए और बॉल के ऊपर आप ABCD कुछ लिखिए उसके अलग अलग साइड्स में। अब आप उसको अगर मैप पे लिखेंगे तो वो मैप के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि गोलाकार वस्तु को मैप पर चित्रित करना आसान नहीं होता। जैसे कि आप ऑरेंज, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संतरा है, इसके ऊपर आप यहाँ ABCD लिखते हैं, और अगर आप इसके सभी साइड लिखेंगे, सभी साइड लिखेंगे, तो उसको आप मैप पर दिखाएंगे तो वो मैप पर कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगी, तो वो सही तरीके से मैप नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से गोलाकार वस्तु को जो है मैप पर नहीं बनाया जा सकता सही तरीके से। अब आप ग्लोब पर विचार कीजिए, जो एक गोल आकृति जैसा है, उस पर एक मानचित्र बनाया गया। वह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों, तारामंडल आदि का भी मानचित्र हो सकता है। ग्लोब जो है पृथ्वी की तरह गोलाकार होता है। आपने देखा होगा कि ग्लोब भी ऐसे ही दिखता है, जो बिल्कुल पृथ्वी की जैसा दिखता है। तो इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र पर पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर हमने पृथ्वी को दर्शाना है तो पृथ्वी के लिए ग्लोब सही है, लेकिन अगर अगर हमने किसी छोटे क्षेत्र को दर्शाना है तो उसके लिए मानचित्र सही रहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को मानचित्र पर दर्शाना चाहें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या ये मानचित्र सही लगता है? बिल्कुल नहीं, ये मानचित्र सही नहीं लगता है, क्योंकि ये किसी भी चीज का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो इसी कारण से जो है ग्लोब को पृथ्वी का प्रतिरूप कहा जाता है, क्योंकि वैसा गोल ही दिखता है और उसके ऊपर सभी देश वगैरह बने होते हैं, महाद्वीप, महासागर, तो वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। निर्देशांक को समझना। निर्देशांक होते हैं मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण के लिए निर्देशांकों की प्रणाली का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। ये मान लीजिए ये एक ग्लोब है, इसके उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये साइड जो नॉर्थ पोल है और जो नीचे होगा वो साउथ पोल होगा। ग्लोब को घुमाएंगे, जब ये घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित दो ध्रुव हैं, उनको जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो चिन्हित करता है। यहाँ एक 0 डिग्री की एक लाइन होती है, ये आपको दिख रही होगी। ये 0 डिग्री की एक लाइन होती है। तो ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। तो अभी हमने 3 चीजें देखी, एक नॉर्थ पोल देखा और एक साउथ पोल देखा, जो 90 डिग्री पे बने होते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो इनको बोला जाता है नॉर्थ पोल, इसको बोला जाता है साउथ पोल। लेकिन एक 0 डिग्री की लाइन भी होती है जो इन दोनों के बीच से जाती है, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। तो ये कैसे होता है? ऐसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से लाइन्स होती हैं। तो इन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन जो बिंदु होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। याद रखना कि जो ये लाइंस हैं ये होंगी अक्षांश रेखाएं, ये लाइंस होंगी रेखाएं। ये लाइंस जो बनी हुई हैं ये इसके ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं ये तो होंगी रेखाएं, लेकिन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये एक डॉट होते हैं पृथ्वी पर, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, तो इन्हें बोला जाता है अक्षांश बिंदु। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आपको चीज याद रखनी है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको इधर जाना है, तो जैसे जैसे आप इधर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, तो आप भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है और ये बी है, अगर आप बी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी ए से दूरी बढ़ रही है। ऐसा ही होता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापते हैं। आप ए से बी की तरफ गए 5 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये दूरी है, इनको मापा जाता है। वैसे ही भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है और इससे आप यहाँ जाते हैं ध्रुवों की तरफ, तो उनकी दूरी को अक्षांश के द्वारा मापा जाता है। आप इस यात्रा में किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो समानांतर होती है, उनके बीच का अंतर जो है समान होता है। आप इनको ऐसे नहीं खींच सकते अपनी मर्जी से जैसे भी खींच दिया, इनके बीच का अंतर जो है समान होता है। ये समानांतर आप कोई भी लाइन खींच सकते हैं, कोई भी काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए आपका मन किया कि आपने 0 डिग्री पर खींच दी, फिर आपने 2 डिग्री पर खींच दी, फिर आपने 3 डिग्री पर खींच दी।
तो इस तरीके से ही आप समानांतर ऐसे लाइंस खींच सकते हैं। ये होगी अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार की रेखाओं को समानांतर कहा जाता है, समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाती हैं। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये वृत्त बनाती हैं। पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना आसान है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे उत्तर दिशा की ओर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा जो वृत्त होते हैं वो छोटे रहते हैं। अभी हम इसको मानचित्र पर देखते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये सबसे बड़ा है और ये वाला जो सर्कल है बिल्कुल छोटा लग रहा है। ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा। तो जो बिल्कुल बीच में से जाएगा पृथ्वी के, यानी कि इक्वेटर विषुवत रेखा, वो जो है सबसे बड़ी होगी, लेकिन जो बाकी हैं वो छोटे होते जाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो वृत्त का आकार है वो छोटा होता जाता है, वैसे वैसे इनका साइज जो है छोटा होता जाएगा। ये देखिए इतना, ये सबसे बड़ी है, ये बाकी छोटे हो रहे हैं और यहाँ पे आके तो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इनको। अब हमने कितनी चीज़ें सीखी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। और ये जो है समानांतर रेखाएं होती है, इसलिए इन्हें समांतर रेखाएं भी बोला जाता है, समानांतर रेखाएं। तो ये सब कुछ हमने अभी सीखा। अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों पर अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण बोला जाता है। तो ये जो सब कुछ है इनको डिग्री के माध्यम से लिखा जाता है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अक्षांश। तो इस तरीके से इन्हें डिग्री के माध्यम से लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है और इसे उष्ण कहा जाता है। जो हमारी भूमध्य रेखा होती है इक्वेटर, इसके ऊपर जो है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी फील होगी। तो गर्मी फील होगी तो यहाँ का जो मौसम होगा वो गर्म होगा, इसलिए इसे उष्ण मौसम भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी भी एक हो जाते हैं, मान लीजिए कि आप नॉर्थ पोल की तरफ जाने लगे, तो अब यहाँ जो है सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ेंगी, सनलाइट कम जाएगी। अब जैसे सनलाइट कम जाएगी तो यहाँ पे जो है गर्मी कम मिलेगी, तो ये इलाके होंगे ठंडे। तब अक्षांश की डिग्री बढ़ेगी, यहाँ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और जो जलवायु है वो ठंडी होती जाएगी और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी हो जाती है। यहाँ जो है बहुत ठंडी जलवायु होती है, बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। यहाँ बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में गर्म जलवायु है जो बीच में है। तो इस तरीके से विषुवत रेखा पर उष्ण जलवायु, यहाँ शीतोष्ण जलवायु यानी कि ठंडी शीत जलवायु दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर। अब हमने देखा कि ऐसी लाइंस होती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई जगह बोली गई कि वो 2 डिग्री अक्षांश पर है, तो 2 डिग्री तो इधर भी है और 2 डिग्री तो इधर भी है, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम कहते हैं कि 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या फिर 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो इतना सारा लंबा है, तो इसके ऊपर आप सभी को, पूरी पृथ्वी को घूम लेंगे उसके लिए, जगह का पता लगाने के लिए? ऐसा नहीं है। अगर हम कोई जगह बताते हैं तो उसके लिए हमें कोई ऐसा बिंदु चाहिए होता है। मान लीजिए आपने बोला कि 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ होगा इस लाइन पर, मतलब कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने बोला कि 4 डिग्री देशांतर भी है, तो मान लीजिए कि 4 डिग्री देशांतर ये है और ये जो दोनों हैं एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जगह यहाँ है। तो इस तरीके से हम किसी जगह का पता लगाते हैं। तो अगर हमें किसी जगह का पता लगाना है तो अक्षांश और देशांतर दोनों जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर की। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। आप पाएंगे कि यूरोप अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, तो दूरी उतनी समान होगी। मान लीजिए कि यहाँ ऐसे है, यहाँ पे ये यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है। तो अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप यहाँ से जाएं तो भी दूरी समान होगी, यहाँ से जाएं तो भी दूरी समान होगी। अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो दूरी हर जगह से समान ही होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय या मेरुत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की जाते हैं। हमने देखा था कि अक्षांश सीधी रेखाएं होती है जो ये पूरे पूरे सर्कल होते हैं, लेकिन जो देशांतर होते हैं वो ऐसे खड़ी हुई रेखाएं होती है
और ये ऐसे आधी होती है, ये पूरा सर्कल नहीं बनाती है। तो ये अर्धवृत्त होते हैं और एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाते हैं। ये तो ऐसे जाती हैं, इसमें ध्रुव यहाँ रह जाते हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाती हैं ऐसे। तो ये होती है देशांतर लाइंस। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है ऐसे 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 घूमेगी पृथ्वी अपनी धुरी पर। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, वहीं अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है। आपने ऐसा सुना होगा कि जब एक देश में दिन होता है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे में अलग टाइम हो, और किसी तीसरे देश में रात्रि का लोग भोजन करके गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इस कारण से एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान को माप सकते हैं। मान लीजिए ऐसी पृथ्वी है, यहाँ सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ सनलाइट आ रही है, तो आधी पृथ्वी पर तो लाइट जाएगी। तो जहाँ सबसे ज्यादा सामने होगा जो पृथ्वी के, यानी कि यहाँ यहाँ तो होगा पूरा दिन, दोपहर हो रखी होगी बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो है शाम का थोड़ा मौसम होगा। लेकिन जो पीछे हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही है वहां पे रात का मौसम होगा पृथ्वी पे, मतलब रात का जो टाइम होगा। इस तरीके से पृथ्वी पर एक ही टाइम पे अलग अलग टाइम भी हो सकते हैं, और ये डिफाइन होता है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कैसे आती हैं। इससे हम देशांतर से पता लगा सकते हैं। अब आपने ये देखा कि यहाँ जो है ऐसे लाइट्स आ रही हैं, सूरज की किरणें, यहाँ आधी पृथ्वी पर जो है हमारे लाइट पहुंचेगी, तो उस पर तो होएगा दिन और यहाँ होगा लाइट रात। तो आप इसका एक ऐसे ही घर पे करके देख सकते हैं। इसको आप एक बॉल लीजिए, उसके अंदर से एक ऐसे तीली रखिए उसके अंदर से, और उसको ऐसे गोल गोल घुमाइए और अपने दोस्त को बोलिए कि वो एक साइड से लाइट रखे। तो जिस साइड आपका दोस्त लाइट रखेगा उधर जो है दिन होगा और पीछे की साइड रात होगी। और आप उसको ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाइए, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो आप देखेंगे कि बाद में ऐसे दिन और रात बन रहे हैं। अब ये वाली साइड जब आप इसको घुमाएंगे तो घूम के आगे आएगी, तो अभी यहाँ रात थी, जब वो घूम के आगे आएगी तो वहां पे दिन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे दिन और रात बनते हैं। देशांतर को मापने के लिए हमारे प्रमुख यौमोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। जब हम देशांतर की बात करते हैं तो एक हम प्रमुख याम्योत्तर की बात करते हैं। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहते हैं। आपने ग्रीनविच का नाम सुना होगा, तो इसे ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, जो ये मेन होती है। ये बिल्कुल 0 डिग्री होती है और ये मेन होती है, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड के लंदन में एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। मतलब किसी भी देश का जो टाइम है वो इसकी वजह से डिसाइड होता है। ये 0 डिग्री होती है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से ये लाइन्स होती हैं, खड़ी हुई लाइन्स। तो इसको 0 डिग्री के रूप में अंकित किया जाता है, और किसी भी देश का जो टाइम है वो इसी की वजह से डिसाइड होता है। मतलब अगर कहीं 7:30 के बज रहे हैं सुबह के, तो इसी की वजह से डिसाइड होगा। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो कहीं पे 7 बज रहे होंगे दिन के, कहीं पे पिछले वाले दिन के बज रहे होंगे। तो ये सब कुछ जो टाइम है वो इसी की वजह से डिसाइड होता है, प्रमुख याम्योत्तर की वजह से। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। जैसे हमने देखा कि 0 डिग्री, 1 डिग्री अक्षांश, वैसे ही देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 तक बढ़ता है। हमने जो है अक्षांश देखे तो वो 0 से 90 डिग्री, और यहाँ भी वो 0 से 90 डिग्री, और वहाँ जो है 0 डिग्री की लाइन एक ही थी, लेकिन 90 और 90 डिग्री अलग अलग थे। अब यहाँ पे जो है 0 डिग्री की लाइन भी एक होगी और 180 डिग्री की लाइन भी एक होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे पीछे जाके गोल है ना बिल्कुल, तो उसी वजह से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जो है एक ही देशांतर है। इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर सीधा 180 डिग्री लिखा जाता है। जैसे हम 0 डिग्री लिखते हैं, हमने ऐसे तो नहीं लिखा कि 0 डिग्री पूर्व या 0 डिग्री पश्चिम, इसको डायरेक्ट 0 डिग्री ही बोला जाता है। वैसे इसको 180 डिग्री ही बोला जाता है। देशांतर के मान 0 से 180 तक बढ़ता है। इसमें पश्चिम के लिए पूर्व, पश्चिम के लिए पश्चिम, वेस्ट, पूर्व के लिए पू लिखा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क को 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर,
जबकि दिल्ली को 77 डिग्री पूर्वी देशांतर और टोक्यो को 140 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। तो इसको डिसाइड किया जाता है, ये जगह है, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ हमारी दिल्ली होगी, यहाँ हमारे देश में दिल्ली होगी, तो इसको बोला जाएगा कि ये पूर्व में है। तो इस लाइन से यहाँ इंग्लैंड से ये जा रही है, इसके आगे वाले कंट्रीज पूर्व होंगे, ये पीछे वाले कंट्रीज पश्चिम में होंगे। इस तरीके से इनको डिसाइड किया जाता है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अब इसे आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए, ये पृथ्वी है। अब आप हमें बताएंगे, दिल्ली जो है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है मतलब यहाँ 0 डिग्री होगा और यहाँ कहीं होगा 29 डिग्री, ये मान लिया। और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब ये जो है 0 डिग्री देशांतर है, तो 77 डिग्री पूर्व में हमने बातचीत की थी, इधर वाली साइड ईस्ट है तो इधर पूर्वी देशांतर होगा, तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर कुछ यहीं होगा, तो दिल्ली कहाँ होगी, यहाँ। तो इस तरीके से हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब हमें समझ आया कि उत्तरी यहाँ पे कोई लाइन होगी 29 डिग्री उत्तरी देशांतर, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पे, तो यहाँ होगी हमारी दिल्ली। तो अब हम जगह का पता ऐसे लगा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मानचित्र पर जो है जगहों का पता लगाया जाता है। नीली रेखाएं ग्रोब पर अक्षांश और देशांतर यानी उत्तर को दर्शाती हैं। ये सभी रेखाएं मिलकर ग्रोब पर एक ग्रिड बनाती है, जिसे ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। तो अब आप देखें कि यहाँ हमने इस तरीके से लाइंस लिखी, लाइंस खींची और उसके बाद यहाँ ऐसे लाइंस लगाई, अच्छे से लगाते हैं इनको, तो ये एक जाल बन गया। इस जाल को बोला जाता है ग्रिड। अक्षांश और देशांतरों का जो जाल होता है उसे ग्रिड बोला जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये 0 डिग्री विषुवत, ये 0 डिग्री जो है हमारा प्रमुख यामी उत्तर, ये सभी अक्षांश रेखाएं और ये सभी देशांतर रेखाएं। तो इन सब का जो जाल बनेगा ये वाला, ये बनेगा ग्रिड। यह मानचित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख यामी उत्तर पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये हमारी पृथ्वी है। हमने बातचीत करी कि ये जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, तो यहाँ नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया, यहाँ साउथ हेमिस्फेयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हमने ऐसी भी बातचीत करी कि यहाँ से प्रमुख यामी उत्तर जा रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये जो है पूर्वी होगा, ये होगा पश्चिमी। तो इस तरीके से पृथ्वी को ये दो हिस्सों में विभाजित करती है। ये देखो, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम आपसे पूछें कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो आप क्या आइडिया लगाएंगे कि भारत कहाँ है? तो यहाँ आप सबसे पहले उत्तर पूर्व देखिए, तो ये तो होगा पूरा हिस्सा उत्तर का, ये हमने देख लिया, मतलब भारत यहीं कहीं होगा। लेकिन पूर्वी गोलार्ध, अब पूर्वी गोलार्ध ये है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कौन सा हुआ, यहाँ, मतलब भारत जो है हमारा यहाँ है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इस तरीके से इनका भी पता रखना जरूरी है। वास्तव में ग्रीनविच याम्योत्तर पहली ज्ञात याम्योत्तर नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। मतलब जब यूरोप वालों ने इसको प्रमुख याम्योत्तर या ग्रीनविच को देखा भी खोजा भी नहीं था, उस तब भी भारत की एक मध्य रेखा थी। यह उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। तो जो खगोल शास्त्री थे हमारे देश के, उन्होंने ऐसी लाइन बनाई थी उज्जैन से। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और उन्होंने अपना कार्य किया। मतलब उज्जैन से पहले एक लाइन जाती थी जिसे हम मध्य रेखा बोलते थे, और भारत में ये याम्योत्तर थी। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। जब यूरोप वालों ने इन अक्षांश और देशांतरों को खोजा भी नहीं था, तब भी भारत के पास जो है अपने अक्षांश और देशांतर थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए प्रमुख संदर्भ बन गया। उसके बाद कोई भी अगर हमारे देश में खगोलीय गणना होती थी तो उज्जैनी जो है प्रमुख केंद्र था, क्योंकि उज्जैनी से ही जो है सभी खगोल शास्त्री थे, वहीं रहकर वो अपनी रिसर्च करते थे। उन्होंने वहीं उसी को जो है मध्य रेखा माना था, जो भारत के लिए ये प्रमुख याम्योत्तर थी।
अब हम देखते हैं कि टाइम जोन्स कैसे डिसाइड होते हैं। समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना। हमारा ग्रह अपनी दूरी धुरी पर जो है चक्कर लगाता है। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है सिर्फ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यह पूरा चक्कर 360 डिग्री है। जब कोई चीज़ ऐसे पूरी घूमती है वृत्ताकार तो वो 360 डिग्री होता है। आपने मैथ में ये सीखा होगा। इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 150, यानी कि 15 इंटू 24 बराबर 360। तो मुख्य यामी उत्तर से पूर्व की ओर जाते समय हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार 15 जोड़ते हुए 180 तक पहुंचते हैं। ये हमारी मुख्य यामी उत्तर थी। यहाँ 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ऐसे ऐसे 180 डिग्री होता है। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 150 यामी उत्तर पर स्थानीय समय में 1 घंटा जुड़ता जाता है। अगर यहाँ 12 बजे हुए हैं तो हर किसी में जो है 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 बजे स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पर जो है दोपहर के 2 बज रहे होंगे। हर 15 डिग्री के बाद जो है 1 घंटे का चेंज आता है। हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का चेंज आता है। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर 1 बज रहे होंगे, 30 डिग्री पर 2 बज रहे होंगे, 45 डिग्री पर 3 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से टाइम होता है। याद रखना है हर 15 डिग्री पर जो है 1 घंटा ऐड हो जाता है पूर्व में। लेकिन अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा माइनस हो जाता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इससे विपरीत होता है। उदाहरण दिया 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है, 30 डिग्री पश्चिम पर 10 बजे होंगे। अब हम इसको समझें। मान लीजिए कि ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये 15 डिग्री वेस्ट है, ये 30 डिग्री वेस्ट है, ये 15 डिग्री ईस्ट है और ये 15 डिग्री वेस्ट है। यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ हमने देखा कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे हो जाता है, 1 घंटा आगे हो जाता है। यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बजा होगा और यहाँ 2 बजे होंगे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा माइनस हो जाता है। तो यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ अभी 11 ही बज रहे होंगे और यहाँ 10 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से टाइम डिसाइड किया जाता है। जब आप इधर की साइड जाओगे, ईस्ट की साइड, तो प्लस 15 डिग्री में 1 घंटा ऐड होगा जाएगा और अगर आप वेस्ट में जाओगे तो 15 डिग्री में 1 घंटा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम डिसाइड करा जाता है और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है हमारी बुक में। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1 बजे हैं तो 30 डिग्री पर 2 बजे होंगे और 15 डिग्री पश्चिम में 11 बजे होंगे और 30 पर 10 बजे होंगे। जैसे जैसे पीछे जाएंगे वहाँ टाइम जो है पीछे जाता जाएगा। इस तरीके से टाइम को समझा जाता है। इस विधि को पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। मान लीजिए कोई देश इतना सारा लंबा है तो यहाँ 15 डिग्री भी देशांतर है, 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है। तो अगर यहाँ पे एक ही टाइम रखेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 1-1 घंटे का। यहाँ अगर 10 बज रहे होंगे तो यहाँ 7-8 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो हर किसी देश के लिए एक ही टाइम जोन सही नहीं होता है। हमारे भारत का एक ही टाइम जोन है क्योंकि भारत जो है इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो इसी वजह से हमने एक ही टाइम जोन रखा है। लेकिन यह विधि किसी भी देश के अंदर जो है स्थानीय समय के उपयोग में उचित नहीं समझी जाती। इस कारण अधिकतर देश उसके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय का अपनाते हैं। जैसा कि हमने भारत है हमारा देश, हमने 82 डिग्री 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री को जो है अपना मानक समय डिसाइड किया। ये जो है हमारे भारत के यहाँ से जाती है तो यहाँ से भी 1 घंटे का डिफरेंस, यहाँ से भी 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है भारत में। तो हमारे पूरे भारत में 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। लेकिन हमने एक ही याम्योत्तर को मानना है क्योंकि हमारा देश इतना ज़्यादा भी टाइम का फर्क नहीं पड़ता। इसी कारण अधिकतर देश जो है अपने अलग अलग टाइम जोन से डिसाइड करते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से, जिसे GMT बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे क्यों है? 82.5 डिग्री है ये हमारा। इसको हम समझते हैं प्लेन स्लाइड पे। हमारा जो है 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री हमारा जो है मेन टाइम जोन है। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से हर किसी 1 घंटे पे हम आगे जाते जाएंगे तो टाइम जो है 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो यहाँ 1 घंटा, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे, यहाँ 4 घंटे और ये 5 घंटे तो हमारा टाइम आगे हो गया। अब वो 82.5 डिग्री है यहाँ से और यहाँ से इक्वल दूरी पे यहाँ पे, तो यहाँ 1 घंटा नहीं होगा, यहाँ 30 ही मिनट आगे होगा। तो इसी वजह से हमारा टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। अगर हम इसको ध्यान से समझें, हर 15 डिग्री पे जो है 1 घंटा जो है 1 घंटा बढ़ जाता है। तो वैसे ही 1 डिग्री पर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60/15। अगर हम 1 डिग्री पार करते हैं तो हमें 4 मिनट लगते हैं। और वैसे ही अगर हम 82 डिग्री पार करें तो हमें 4 मिनट लगेंगे, 328। और अगर हम उसको, अभी ये मिनट्स हैं, इतने मिनट लगेंगे हमें। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें आवर्स निकालने के लिए तो ये अप्रोक्स 5.46 आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमें 5.5 घंटे लगते हैं। हमारा टाइम जो है उनसे 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 5:30 जो है हमारा टाइम उनसे आगे है। इस तरीके से भारत का जो IST है वो GMT से जो है 5.5 घंटे आगे है। आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, ऐसे लिखा होता है GMT + 5:30, ऐसा आपके फ़ोन में लिखा रहता है। तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसकी वजह से वो डिसाइड किया गया है, इसी वजह से हमारे फ़ोन में ऐसा लिखा आता है। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे होते तो वहाँ का GMT जितना आगे होता, मान लीजिए वहाँ का GMT 7:30 आगे है या फिर जितना भी टाइम आगे है, तो उनके फ़ोन में वैसा शो होता है। तो हमारे फ़ोन में ये GMT + 5:30 इसीलिए शो होता है क्योंकि हमारा टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यह सभी मानक समय क्षेत्र गठित किए गए हैं, 15 डिग्री क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर देश की अपनी अपनी लाइन्स होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन सीधी हो। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनके मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें और घटाएं तो हमें टाइम मिल जाता है। तो ये हमारा मानचित्र है। तो भारत का 5.5 घंटे आगे है और यहाँ चाइना का 8.5 घंटे आगे है, 8.5 नहीं 8 घंटे आगे है। और इस तरीके से पाकिस्तान का 5 घंटे आगे है, अफगानिस्तान का 4.5 घंटे आगे है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन वहीं आपने कई कंट्रीज देखी होगी जिनमें जो है, जैसे कि रशिया इतना बड़ा है तो उसके अंदर तो अभी कितने सारे देशांतर ही कवर होंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, है ना। तो उसी वजह से उनके टाइम में एक एक 6 से 7 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने अपने अलग अलग टाइम जोन्स जो हैं डिसाइड किए हैं। यहाँ इतने एरिया को एक टाइम जोन कवर करेगा, इतने एरिया को एक टाइम जोन, इतने एरिया को एक टाइम जोन। इसी तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग टाइम जोन्स कवर किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी समरी क्या है, हमने पूरे चैप्टर में क्या सीखा। ग्रीनविच पर स्थित जो है मुख्य एवं उत्तर जिसकी विपरीत रेखा 180 डिग्री देशांतर है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। जैसे 0 डिग्री लाइन होती है वैसे ही 180 डिग्री लाइन भी होती है, उसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। जैसा कि मानचित्र में देख सकते हैं, 12-12 +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे अपनी समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। ये 180 डिग्री लाइन है और अगर आप इधर जा रहे हैं तो हमें अपना टाइम जो है चेंज करना होगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन जो है सोमवार से रविवार हो जाएगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो हमें जो है, इधर हमारा सोमवार हो रहा है लेकिन अभी ये लोग पीछे ही हैं, तो हमें सोमवार से रविवार करना होगा। तो इस तरीके से एक दिन इनका लेस हो जाता है। लेकिन अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमें जो है रविवार से सोमवार करना होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ हो रखा है संडे और हम इस साइड यात्रा कर रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो हमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा उसमें। इस तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा अपनी घड़ी में, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर है, लेकिन कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, पहले आप इसमें देख लीजिए, ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर है ये।
आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि ये इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है। मान लीजिए कोई कंट्री है, ये है, मान लीजिए यहाँ कोई कंट्री है, उसके बिल्कुल ऐसे बीच में से जा रही है, तो आधे देश में तो है अलग तारीख होगी, आधे देश में अलग तारीख होगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है। अब यहाँ रूस का कुछ हिस्सा आता है, तो रूस के ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो है रूस इधर उनके 3 तारीख हो रही है, लेकिन इधर जो है अलग ही तारीख चल रही है, तो ऐसा ना हो, इसी वजह से इसको टेढ़ी मेढ़ी बनाया जाता है। तो इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ताकि एक ही देश के अंदर जो है अलग अलग टाइम जोन ना हो। मान लीजिए कि यहाँ आपका कोई विलेज है, आपका कोई गाँव है या कोई शहर है, और यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है। यहाँ तो 3 दिसंबर हो रखा है, यहाँ 4 दिसंबर हो रखा है, या कुछ भी मान लीजिए डेट। तो आपके एक गांव के लोग जो है 3 दिसंबर को फॉलो करें, एक गांव के लोग मतलब आधे गांव के लोग 4 दिसंबर को फॉलो करें, तो वो सही सिस्टम नहीं बैठता है। इसी वजह से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। इसी वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है। लेकिन कुछ देशों में एक ही जो दिन का विभाजन है उससे बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। मानचित्र जो है पृथ्वी के क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको दर्शाने के लिए उपयोगी साधन है। मानचित्रों की दूरी होती है घटक होती है दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। मानचित्र पर हमने अक्षांशों और देशांतरों को देखा, जिसमें अक्षांश जो है वो ऐसे समानांतर लाइंस हैं, जबकि देशांतर अर्धवृत्त होते हैं और खड़ी हुई लाइंस होती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य के समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं, और दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की काल्पनिक रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर जो लाइंस हैं, देशांतर जो रेखाएं हैं, उनका हम यूज जो है जगह देखने के लिए तो करते हैं, लेकिन वो टाइम जोन और जो डेट है, तारीख होती है, उसके निर्धारण के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यायामी उत्तर के विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में एक दिन का परिवर्तन होता है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आप इस साइड गए, तो आपका एक दिन चेंज हो जाएगा। मतलब आपने कुछ किया भी नहीं, 2 सेकंड हुए और आप इधर गए और आपके पूरा का पूरा एक दिन चेंज हो गया। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि आप इधर खड़े हैं, आप इधर से इधर जाते हैं, तो आपका एक दिन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइड से इस साइड जाते हैं, तो बिना कुछ किए आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाएगा, आपके साल का एक दिन कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 3 दिसंबर है, तो यहाँ 2 दिसंबर ही होगा अभी। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक दिन की कमी महसूस होगी, कमी हो जाएगी। और अगर आप इधर जाते हैं तो आपको एक दिन बढ़ जाएगा बिना कुछ किए। तो इस तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। तो हमने ये सब कुछ सीखा, जिसमें हमने अक्षांश देशांतर की डिस्कशन किया, और हमने मानचित्र के घटक देखे। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मानचित्र के घटक क्या क्या हैं, मानचित्र के घटक, इनके नाम आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही हमने देखा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है। इसके साथ हमने देखा कि 180 डिग्री पर जो है इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, वहीं 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर पर तिथि रेखा, 0 डिग्री देशांतर पर जो है ग्रीनविच रेखा होती है, जो हमारे लिए समय का निर्धारण करती है। वहीं जो है 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, याद रखना ये अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश जो है विषुवत रेखा होती है। जब हम दूर जाते हैं तो वृत्त का आकार जो है वो छोटा होता जाता है, और ये 0 से लेकर 90 तक होते हैं। इसके साथ ही यहाँ जो है गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ जो है ध्रुवों की तरफ जो है वैसे वैसे गर्मी कम होती जाती है और सर्दी बढ़ती जाती है। हमने ये भी डिस्कशन किया। इसके साथ ही हमने देखा कि जो 0 डिग्री लाइन है, उससे हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, वो यहाँ उष्ण तापमान है और यहाँ शीतोष्ण हो जाता है ध्रुवों की तरफ। ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।